नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे भारत देश के अन्नदाता किसान बिना किसी भेदभाव, सुख सुविधा के अपना खून पसीना एक कर देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, जो सबकी भूख मिटाते हैं मगर स्वयं भूखे रहते हैं। ऐसे किसानों का ख्याल करना अपना दायित्व है। इस कार्य के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम लागत में छतों पर, मेड़ों के किनारे, तालाब के किनारे किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेती बाड़ी के साथ ही इस व्यवसाय को आसानी से कर पाएंगे, ऐसा कहना है करनाल जिले के कमालपुर रोडाना के प्रगतिशील मधुमक्खी पालक रामकरण का। वे पिछले 27 साल से मधुमक्खी पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं। न्यूज़ 18 अन्नदाता की टीम आज पहुंची है करनाल जिले के गांव कमलापुर रोडान, जहां पर एक किसान ने सन 1994 में मधुमक्खी पालन का काम सिर्फ 4 डिब्बे से शुरू किया था। आज उसके पास 250 मौन बक्से हैं, जिससे वह अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। मधुमक्खी का काम सन 94-95 से स्टार्टिंग किया था मैंने, और ये कोई बिजनेस पर्पज से सोच के स्टार्टिंग नहीं किया था। ये तो केवल शहद खाने का शौक़ था, और शहद खाने के शौक़ से ही स्टार्ट किया था। शुरू फर्स्ट में 4 डिब्बे मैंने लिए थे, और आज उस भगवान की दया से 4 डिब्बों से मेरे पास डिब्बे 1000 थे। वैसे इस टाइम 250 डिब्बे हैं, और बहुत अच्छा काम है। मक्खी की वैरायटी तो ये आम पालतू मक्खी जो है ये तो मेलिफेरा ही है। मेलिफेरा मक्खी जो है, भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, पहाड़ी मधुमक्खी एपिस डोर्साटा, देशी मधुमक्खी एपिस थिराना इंडिका तथा इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। इनमें से एपिस थिराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाला जा सकता है। देसी मधुमक्खियों से प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रतिवर्ष से मिलता है। वहीं इटालियन मधुमक्खियां औसतन 50 किलोग्राम शहद उत्पादन कर सकती हैं। और ये मौन पालक भाई एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में तो अभी चलो सरसों का सीजन है। सरसों के सीजन पे इतनी ज़्यादा आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती। एक डिब्बे के ऊपर एक अखबार लगाओ और 2-2 टाट लगा के, और कोई परेशानी वाली बात नहीं। और ये मौन पालक भाई मधुमक्खियों की उचित देखभाल करते हैं। मधुमक्खियों को विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए समय समय पर मौन बक्सों का निरीक्षण करते रहते हैं। जब फूलों की कमी या गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों को पराग नहीं मिलता तो यह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देते हैं, एवं जिन स्थानों पर फूलों की अधिकता होती है वहां पर मधु बक्सों का स्थानांतरण करते हैं, जिससे इन्हें अधिक शहद उत्पादन मिलता है। एक सीजन के अंदर मानो 5 क्विंटल के 6 क्विंटल के आसपास तो मोम निकल जाता है, और शहद का भी प्रोडक्शन 100 क्विंटल के आसपास शहद भी निकल जाता है। 250 डिब्बियों से आदमी 2.5-3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए बड़े आराम से निकाल लेता है। दूसरा, सरकार ने जो ये एफपीओ बनाए हैं, एफपीओ का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये प्रचलन शुरू किया इंडिया के अंदर। जो एफपीओ बन रहे, अपने ग्रुप बनाओ, और उन ग्रुपों के माध्यम से एफपीओ का काम है उन ग्रुपों को, किसान है, बी कीपर है, मछली पालन है या कोई मुर्गी पालन है, कुछ भी है, एफपीओ का काम है उनको मार्केटिंग का रास्ता दिखाना। और उसी की वजह से आज काफ़ी लोग जो है मतलब मार्केटिंग का रास्ता खुद अपने आप देख चुके हैं, और अच्छा उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। किसान भाई, जहां तक मधुमक्खी पालन व्यवसाय से होने वाले लाभ की बात है तो देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसे बेचकर किसान भाई अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यवसाय से मोम, रॉयल जेली जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। तो आप भी इस किसान की तरह मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई खेती के साथ साथ जो है
बी कीपिंग का काम भी करें। जितनी आप किसी 5 एकड़ ज़मीन से पैदावारी निकाल रहे हैं, इतनी 50 डिब्बे मक्खी से भी पैदावारी आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी मौन पालक या कृषि विभाग की किसी संस्था से प्रशिक्षण ले लें और इसके बाद ही मौन पालन व्यवसाय की शुरुआत करें। के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। अमरूद के फलों की अधिक मांग रहती है, इसलिए इसकी बागवानी से किसानों को अच्छा फायदा होता है। लेकिन अच्छा फायदा लेने के लिए ये जरूरी है कि बाग का हर एक पौधा स्वस्थ रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको अमरूद के नए पौधों की देखरेख की जानकारी लाए हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं उद्यान निरीक्षक JK सिंह। देखिए, नए पौधों के लिए तो बहुत आवश्यक है। इस समय आप देख रहे हैं कि तापमान काफ़ी नीचे की ओर है, तो यहाँ पे सिंचाई का प्रबंधन समय से करते रहें। अगर सिंचाई का प्रबंधन आपने ठीक से किया तो जो पाले से क्षति होती है नए पौधों को, वो आपको नहीं होगी। कहीं जगह तो आपको किनारे किनारे धुआं भी अगर कर दें अपने बाग के, तो आप देखेंगे पाले का असर काफ़ी कम होता है। दूसरी चीज़ है कि नए पौधों में खाद और उर्वरक का भी प्रबंधन करने का समय आ जाएगा, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें कि हमें सड़ी गोबर की खाद इकट्ठी कर लेनी है और उसके साथ ही साथ हमको अपनी रासायनिक खादों के भी प्रयोग के लिए तैयारी करनी है। बाग की साफ सफाई कर लें और इनका प्रयोग करें। इस वर्ष के रोपे गए पौधों में अभी गोबर की 5 से 7 किलोग्राम मात्रा का ही प्रयोग करें, लेकिन जो पौधे 1 वर्ष के हो गए हैं उनमें यूरिया की 170 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट की 400 ग्राम, पोटास की 90 ग्राम और कंपोस्ट खाद की 10 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करें और दूसरे वर्ष से इसी मात्रा को बढ़ाते रहें। इनमें से यूरिया की आधी मात्रा बरसात में दें, यानी कि जून जुलाई में, और दूसरी मात्रा अक्टूबर में दें। अन्य उर्वरकों का प्रयोग इसी समय करें, यानी दिसंबर या जनवरी में करें। किसान भाइयों, गोबर की खाद आप जब भी प्रयोग करें तो उसमें ट्राइकोडर्मा जरूर मिलाएं। ऐसा करने से पौधों में रोगों की समस्या नहीं आएगी। तो इस मात्रा में आप इसको प्रयोग कर देंगे एक पौधे के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आपकी जो है फलत आगे चल के बहुत अच्छा स्वस्थ पौधा पहले विकसित होगा और फलत में भी इसके अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। अगर आपके नए रोपित पौधों में पत्ती खाने वाले कीड़ों की समस्या है तो नीम तेल की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करते रहें। ऐसा करने से कई तरह के कीटों का समाधान आसानी से हो जाएगा और पौधों का विकास उचित तरीके से होता रहेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि अगर आपको अपनी बाग को एक अच्छा और पूर्ण रूप से विकसित बनाना है तो अभी से इनके कल्लों के प्रबंधन की भी तैयारी कर लें, क्योंकि ये मौसम जो आप देख रहे हैं ठंडी का मौसम, इसमें रस संचरण भी कम होता है। तो आपके अगर पौधों में अच्छी बढ़वार हो गई और 1 मीटर या 1.25 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई आ गई है, तो आप ऊपर से उसको काट दें और काटने के बाद आप देखेंगे कि फरवरी के महीने में जब उसमें कल्ले निकलने लगेंगे तो 4 दिशाओं में चारों तरफ आप कल्ले को आप लेके चलें और इससे आपका एक ढांचा जो है बहुत अच्छा ढांचा विकसित होगा और उसमें आगे चल के आपको पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। फसलों में नई नई समस्याएं आती रहती हैं, जिसके लिए किसान जरूरी उपाय अपनाकर निजात पा लेते हैं। लेकिन आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो है मक्का की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट फॉल आर्मी वर्म। ये कीट मक्का की फसल में अधिक देखा जा रहा है। ऐसे में इस कीट की सही पहचान करके इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी से। हमारे देश के लिए या राज्य के लिए एक बहुत ही नया कीट है जो मक्के पर अभी तक देखा गया है और इसके साथ ही कुछ जगहों से दूसरे फसल पर भी इसके आक्रमण होने का संकेत मिला है। कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। ये कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखता है। फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्म काल में लगभग 30 दिनों का, बसंत एवं शरद ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीत काल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का होता है। मौसम के अनुसार इस कीट की कई पीढ़ियां होती है। तो ये फॉल आर्मी वर्म, यह भी इसका जो वयस्क है वो एक पतंगा है जिसे हम लोग मॉथ कहते हैं। ऐसे तो यह अमेरिका का जो है में देखा जाता है कि इस कीट को
परंतु यह भारतवर्ष में 2018 में सबसे पहले जो है यह कर्नाटक राज्य में देखा गया, फिर आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, फिर 2018 में ही बिहार में भी देखा गया। और मुख्यतः यह जो कीट है वो मक्का को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए यह मक्का पे ही अभी तक देखा गया है। इसका पहचान कैसे, इसको पहचानेंगे तो जैसे ही यह मक्का फसल जो है अंकुरित होता है और 2-3 पत्तियां आती हैं, वैसे ही इस कीट का भी आक्रमण शुरू हो जाता है। तो इल्लियों को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इसके जो शरीर है और शरीर का जो सिर है, इस पर उल्टे वाई आकार का चिन्ह दिखाई पड़ता है। अंडे से निकली झिल्लियां हल्के पीले रंग की होती है। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ ही रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला होता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच कर खाती है। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियों पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती है। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती है। अब इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए, क्योंकि यह मॉनिटरिंग का भी कार्य करता है। जैसे ही पतंगा इसमें फंसने लगेंगे, आपको जो है इसके बचाव के लिए आगे आना होगा। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। अंट परजीवी 2 से 5 ट्राइकोग्रामा कार्ड एवं टेलोनोमस रेमस का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इनकी संख्या की बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। NPV 250, LE, नोमेरिया, रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। यांत्रिक विधि के तौर पर सायकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड पर्चर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। तो जैसे ही उसमें पत्तियां 2-3 पत्तियां आ जाती हैं तो गाभा में इसका बालू या मिट्टी मिश्रित गाभा में डालना चाहिए, क्योंकि उस समय इल्लियां जो होती हैं वो इल्लियां काफ़ी छोटी होती हैं और जब वो खाने के लिए ऐसे बाहर आती हैं तो बालू और मिट्टी के घर्षण से उनका जो शरीर होता है वो भरा जाता है एवं मर जाते हैं। अगर इतने पे भी कंट्रोल ना हो तो नीम आधारित दवा, जो 5% दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर 5% से अधिक इसका आक्रमण हो गया हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG कीटनाशी का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरेंटा निलिप्रोल 18.5% 150 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप ज्यादातर मक्के की फसल पर देखा है, लेकिन ये अन्य फसलों को भी बर्बाद कर सकता है। इस कीट से बचने के लिए किसान किसी भी तरह की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के कॉल सेंटर नंबर 9334997626 पर कॉल कर सकते हैं और इस कीट से जुड़ी अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भीलपुर, जिला टीकमगढ़ के नरेंद्र पटेल ने। आपने बकरियों में FMD और आफरा रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
FMD खुरपका मुंहपका बीमारी। ये बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होंठ व खुरों के बीच की छाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती है। मुंह व जीभ के अंदर छाले हो जाने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती व कमजोर हो जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों का इलाज जैसे मुंह के छालों में वोरोग्लिसरीन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों का पेट फूल जाना गांव में एक बहुत ही साधारणता बीमारी है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बकरियां मरती हैं। खास करके उस समय जब आपके यहाँ भोज का प्रबंध हो रहा हो, अनाज बहुत ज़्यादा बकरियां ज़्यादा खा ले, उसमें ये अफरा का केस आपको बड़े पैमाने पर मिलता है और अचानक बकरियों का पेट फूल जाता है और बकरियां मर जाती है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बकरी पालक हैं तो कुछ दवाएं आपको तुरंत अपने घर में रखनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टिम्पॉल पाउडर मार्केट में मिलता है, आप 30 ग्राम कोई पानी में घोल करके और आप पिलाएँ। बकरियों का जब अफरा की बीमारी हो और आप ज़्यादा परेशानी हो तो बकरियों को एक साइड दीवार के सटा दें और उसको पूरा लेटने नहीं दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी बकरियां मरती हैं, जो हम लोगों ने नोटिस किया है। तो लेटा देने के बाद आप क्या करें, देखे होंगे कि बाएं तरफ एक फ्लैंक रीजन होता है, एक 18 नंबर की मोटी निडल भी आप घर में रखें और तुरंत अविलंब उसमें आप प्रिक करें। देखिए कि तुरंत गैस बाहर आ जाएगी। और घर में खाने वाला आप सोडा रखते हैं, 10 से 12 ग्राम 20 ml पानी में मिलाकर सीधा निडल से सीधे बकरियों के पेट में उसी निडल से इंसर्ट करें। तो आप साथ में 1.5 ml से 2 ml आप एविल का प्रयोग करें। तो आप घर में ये टिम्पॉल पाउडर है, खाने वाला सोडा है, आप नहीं रखेंगे। जब आप बाजार लाने जाएंगे तब तक आपकी बकरियां देखेंगे मर जाती हैं। तो ये 2 दवा तो आप अवश्य रखें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुलाब की फसल में समसामयिक कार्य, बेर के बाग में सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण के उपाय।
किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।